देवरानी का महंगा, जेठानी का सस्ता ब्राइडल मेकअप। बहन, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है और अच्छी बात तो ये है कि मेरी दोनों बहू का घर आमने सामने ही है। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हमें बड़ी बहू के घर भी जाना है। इतना बोलकर सुमित्रा एक और शगुन का थाल लेकर अपनी दूसरी बहू के घर जाती है और रिश्ता पक्का करते हुए कहती है, अब तो बस मुझे उसी दिन का इंतजार है जब मेरी दोनों बहू एक साथ मेरे घर में आएंगी। भाभी, आपको पता है माँ कितनी ज्यादा खुश है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें शादी की तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी दोनों ही भाभी का घर एक जगह है। अब मैं अपनी एक भाभी से मिलने आऊंगी तो लगे हाथ दूसरी भाभी से भी मिल लूंगी। बहन, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है जो आप जैसे अमीर लोग हम गरीब से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अरे बहन, ऐसा मत बोलो, हमें तो बस संस्कारी बहू चाहिए, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर सुमित्रा अपने दोनों बेटों का रिश्ता पक्का करके चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आरती अपनी माँ के साथ गली में सब्जी ले रही होती है। मुझे लगा था शादी करके ये गरीब मेरा पीछा छोड़ देगी, पर मैं नहीं जानती थी कि गरीब लोग इतने ज्यादा चेपू होते हैं। देखो, पता नहीं इसने ऐसा कौन सा खेल रचा जो मेरी सास ने इसे मेरी जेठानी बना दिया। निशा, अगर हमारी सास को हम दोनों ही पसंद आए तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो हमारी किस्मत थी कि हम पड़ोसी से अब देवरानी जेठानी बनने जा रहे हैं। किस्मत की तो तुम बात ही मत करो। शादी के बाद तो मैं तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी कर दूंगी कि तुम उस घर में मेरे साथ रह नहीं पाओगी। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी मौका मिलता है निशा आरती का मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन, अब शादी के ज्यादा दिन दूर नहीं रहे। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम शादी की शॉपिंग करने एक साथ चलें। अरे बहू, तूने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा, तू मुझे 10 मिनट दे, मैं अभी तेरी जेठानी को भी फोन करके पूछ लेती हूँ, फिर मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी और हम सब एक साथ शादी की शॉपिंग करने चलेंगे। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बड़ी बहू को फोन करती है, पर आरती साथ में चलने से मना कर देती है और फोन रखते ही आरती की माँ आरती से कहती है, बेटा, तुझे अपनी सास के साथ जाना चाहिए। आखिर तेरी शादी को अब ज्यादा दिन ही कहाँ बचे हैं। नहीं माँ, आप तो जानती है ना हम कितने गरीब हैं और मेरी होने वाली देवरानी कितनी अमीर। वो हर समय मेरा मजाक बनाने में लगी रहती है। अगर मैं उनके साथ जाती तो वो महंगी दुकानों में जाते, महंगा सामान लेते और मेरी होने वाली देवरानी मेरी गरीबी का मजाक बनाती। बस इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी माँ जी को मना करना पड़ा। इस तरह जहां अब एक तरफ निशा अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर शादी की शॉपिंग करती है, तो वहीं आरती अपनी माँ के साथ छोटी दुकानों में जाती है। दीदी, आपका ब्राइडल मेकअप मैं करूंगी, इसलिए आप एक लाइनर, काजल, बिंदी, फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट ले लो। पर यहाँ तो सारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ दीदी, सस्ता वाला ले लो। मेकअप भी तो करना है, तो शादी में फिजूल पैसे खर्च क्यों करना। मेकअप सस्ता हो या महंगा, आप दोनों में ही अच्छी लगोगी। इस तरह आरती छोटी सी दुकान से अपना मेकअप का सारा सामान लेती है और उसके बाद शादी के कपड़े और गहने लेती है। तो वहीं बड़ी दुकानों में जाकर निशा अपनी नंद और होने वाले पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ ये वाला चूड़ा शादी वाले दिन के लिए ले लूं और ये चूड़ी शादी के बाद के लिए, और शादी के लिए भी कुछ मेकअप का प्रोडक्ट ले लेती हूँ। वैसे मैंने मेकअप आर्टिस्ट बुक करी है, पर अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना। अरे, ये लड़कियों की चीज मुझसे मत पूछो, तुम्हारा जो दिल करे वो ले लो। भाभी, भैया को रहने दो, उन्हें कुछ नहीं पता, मैं आपकी मदद करती हूँ। देखो, आप ये वाली लिपस्टिक ले लो, शुगर की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है। इस तरह निशा अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर शादी की सारी शॉपिंग कर लेती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। और शादी वाले दिन बहुत सारी अरेंजमेंट मैंने करी है, इसलिए मैंने तुम ब्राइडों के लिए एक अलग से कमरा बुक किया है। अब तुम दोनों अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर यहीं तैयार हो जाना। सुना आरती, तुमने माँ जी क्या बोल कर गई? मैंने तो अपना मेकअप आर्टिस्ट बुला लिया है। कुछ ही देर में मेरा मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगा। ब्राइडल मेकअप चाहिए हो तो बता देना, अगर मेरा मन हुआ तब मदद जरूर करूंगी। अच्छी बात है निशा, शादी बार बार नहीं होती है। मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, पर मैं तुम्हारे जितनी अमीर नहीं हूँ, इसलिए मैं आज के दिन साधारण मेकअप से भी खुश हूँ। इस तरह आरती और निशा अपने अपने मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक छोटे से बॉक्स में मेकअप का सामान लेकर आती है। तो वहीं निशा की मेकअप आर्टिस्ट अपने कुछ असिस्टेंट्स के साथ बड़े से बैग में मेकअप का सामान लेकर आती है और उनके सामने मेकअप किट खोलकर सारा सामान दिखाती है। ये लीजिए मैडम, आपकी ड्रेस से मैच करने वाली ये टोटल 20 लिपस्टिक्स लेकर आई हूँ और ये 20 आई शेडो है। आप मुझे बता दीजिए आपको कौन सी लिपस्टिक चाहिए। वैसे आपने तो एक ब्राइडल बुक करी थी, पर आप तो 2 हैं।
वो भी ब्राइडल हैं पर उसकी हैसियत नहीं है आपसे मेकअप करवा सके। आप उस पर ध्यान मत दीजिए और मेरा ब्राइडल मेकअप शुरू कीजिए। वो जो बच्ची देख रही है ना आप उसके साथ, वही बच्ची करेगी उसका मेकअप। इतने सस्ते और बेसिक से सामान में भला ब्राइडल मेकअप? ओह माय गॉड, कैसे लोग होते हैं। जिंदगी में एक बार ही शादी होती है और उसे भी इंजॉय नहीं करते, देखते हैं तो सिर्फ पैसा। आपने पैसे देकर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीखा, पर मैंने खुद से सीखा। और जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट महंगे हो तो ही हम ब्राइडल को सुंदर बना सकते हैं। आप देखना, मेरी ब्राइडल आपसे सुंदर होगी। इस तरह आरती और निशा दोनों ही अपनी शादी का मेकअप करवाने लगती हैं। जहां निशा के चेहरे पर महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो वहीं आरती बेसिक से मेकअप करती है। दीदी, मैंने लाइनर, काजल, लिपस्टिक, बिंदी सब लगा दी है, बस आपकी चुन्नी सेट करनी रहती है। फिर देखना आप खुद को शीशे में। देख रही हो आप, कहाँ ब्राइडल को तैयार होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और इस लड़की ने सिर्फ 1 घंटे में तैयार कर दिया। निशा बिना अपना मेकअप देखे आरती के मेकअप का मजाक बनाती है। कुछ ही देर बाद उन दोनों को बाहर बुलाया जाता है, जिस वजह से निशा अपना मेकअप नहीं देख पाती और एक ही मंडप में सुमित्रा की अमीर और गरीब बहू की शादी होती है। और शादी के बाद जब दोनों बहू अपने अपने ससुराल जाती हैं तब तक निशा का सारा मेकअप ढल जाता है। तो वहीं आरती का मेकअप खत्म होने के बाद भी वो बेहद सुंदर लग रही होती है। सुमित्रा बहन, आखिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें कि तुम्हारी बड़ी बहू गरीब है? अरे इसका मेकअप तो देखो, उतारने के बाद भी चेहरे पर कितना ग्लो है, कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी बड़ी बहू। हमारी छोटी बहू जिसे तुम अमीर कह रही थी, लगता है इसने किसी मोहल्ले की लड़की से मेकअप करवाया। मेकअप फैलने के बाद ये कितनी गंदी लग रही, पूरा मेकअप फैला हुआ है। आंटी जी, शादी में अक्सर ऐसा ही होता है और मेरी बीवी भी बहुत सुंदर है। जब इनका भी मेकअप हट जाए तो मुंह दिखाई में आकर देख लेना। देख रही हो, तुम्हारा बेटा भी तो अभी से ही जोरू का गुलाम बन बैठा है। खैर हमें क्या, हम तो पहले ही नजर में देखकर बता देते हैं किसकी खूबसूरती दिखावटी है और किसकी नेचुरल। घर आए लोगों की बातें सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जब निशा अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है तो वो अपना फैला हुआ मेकअप देखकर डर जाती है। मैंने उस मेकअप आर्टिस्ट को मेरा मेकअप करने के लिए 50,000 रुपए दिए और फिर भी उसने मुझे जोकर बना दिया। अपना मेकअप देखने के बाद निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फेस साफ करती है। और जब दोबारा चेहरा शीशे में देखती है तो उसके चेहरे पर लाल लाल दाने थे। ये देख वो रोने लगती है और तभी वहां उसके रोने की आवाज सुनकर आरती आती है और उसका चेहरा देख उससे कहती है, ये सब उस महंगे केमिकल प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। इससे तो अच्छा तुम सिंपल बनी रहती। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ। भले तुम मुझे अपनी जेठानी ना समझो, पर अब तुम मेरी देवरानी हो। मैं अभी तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बनाकर लेकर आती हूँ। उसे लगाने से तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा और 1 हफ्ते तक बिल्कुल मेकअप मत करना, और ना ही मैं करूंगी, ताकि कोई भी हम दोनों की खूबसूरती की बातें ना करे। आरती निशा से सुंदर ना दिख जाए इसलिए वह खुद का भी मेकअप नहीं करती और 1 हफ्ते तक कभी हल्दी का लेप तो कभी गुलाब जल अपनी अमीर देवरानी के चेहरे पर लगाती है, जिस वजह से उसका चेहरा पहले से काफी ठीक हो जाता है। और ये देख निशा अपनी गरीब जेठानी से कहती है, आरती तुम गरीब थी इसलिए मैं हमेशा तुमसे जलती रही, पर तुम कितनी अच्छी हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी इतनी फिक्र की, मुझे माफ कर दो। उस दिन निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों देवरानी जेठानी के बीच की अमीरी गरीबी खत्म हो जाती है और वो दोनों एक साथ ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं। कुछ भी कहो पारुल बहू ने इफ्तारी के पकवान तो वाकई लजीज बनाए हैं। क्यों बेगम साहिबा, कैसा लगा आपको अपनी हिंदू बहू की पहली रसोई के इफ्तारी के ये लजीज पकवान? इफ्तारी तो सच में काफी अच्छी बनी है। मुझे ये गोभी और आलू के पकौड़े सबसे ज्यादा पसंद आए हैं। भाभी जान, आपने शरबत भी काफी अच्छा बनाया है। हमें नहीं पता था कि आप इफ्तारी के पकवान इतने लजीज बनाती हैं। पारुल बहू, ये लो मेरी तरफ से पहली रसोई का नेक। ये अंगूठी मैंने अपनी नाजिम की बेगम के लिए ही बनवा कर रखी थी। थैंक यू पापा जी इसके लिए। मैंने आप सबके लिए आपको क्या कहते हैं, हाँ, शिरनी भी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। अलग मजहब और धर्म होने के बावजूद भी एक हिंदू बहू अपने मुस्लिम ससुराल वालों के लिए पहले रमजान की इफ्तारी में अपनी पहली रसोई की रस्म में इतने लजीज पकवान बनाई थी। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो एक हिंदू बहू अपने धर्म से अलग मजहब में निकाह किया और आज वो उनके लिए ये सब कर रही थी? इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। इतने वक्त से जिस लम्हे का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो आ ही गया। पूरा साल भर में रमजान का बेहद बेसब्री से इंतजार करती हूँ। अम्मी जान, इंतजार तो हम सब ने ही बेसब्री से किया है। मैंने तो इस बार रमजान के लिए इतनी सुंदर सुंदर नकाब भी सिलवाए हैं। अम्मी, अब्बू, इस बार हम रमजान की इफ्तारी घर में नहीं बल्कि बाहर किसी दरगाह में करेंगे। इतने सारे लोगों के साथ बैठकर रमजान की पहली इफ्तारी करना कितना सुकून भरा रहेगा ना। अब्दुल बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार हम भी इफ्तारी पर बाहर ही चलेंगे।
पूरा खान परिवार हॉल में बैठे एक दूसरे से रमजान के आने की खुशी पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि तभी खान परिवार का सबसे बड़ा बेटा नाजिम एक हिंदू लड़की का हाथ पकड़े घर में आता है, जिसके गले में वरमाला और मंगलसूत्र होता है। ये सब देख पूरा परिवार एकदम से खड़ा हो उठता है। नाजिम, ये सब क्या है? ये शादीशुदा हिंदू लड़की कौन है और तुमने इसका इस तरह हाथ क्यों पकड़ा है? तुम्हारे अब्बू जान क्या पूछ रहे हैं, जवाब दो। कहीं तुमने एक गैर मजहब की लड़की से निकाह तो नहीं कर लिया? आप सब लोग जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। हमने पारुल से निकाह कर लिया है। या अल्लाह भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। मैं और नाजिम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज हमने एक दूसरे से शादी कर ली। चुप करो तुम गुस्ताख लड़की। नाजिम, इसे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने हमारा निकाह राशिद भाईजान की बेटी नाजिया से तय कर दिया था। उसके बावजूद भी तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी की। अल्लाह तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अम्मी जान, मोहब्बत का दूसरा नाम ही खुदा है और हमारे मजहब की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि मोहब्बत करना गुनाह है। हमने पारुल से मोहब्बत की है और मोहब्बत से बढ़कर तो इस पूरे कायनात में कुछ नहीं है। अगर आपको पारुल नहीं पसंद तो हम पारुल के साथ कहीं और चले जाएंगे। अल्लाह के लिए आप सब चुप हो जाइए। जो होना था सो हो गया, अब उसे नहीं बदला जा सकता। नाजिम ठीक कह रहे हैं, मोहब्बत से बढ़कर तो इस कायनात में कुछ भी नहीं है। नाजिम, आप पारुल बेटा को लेकर अंदर कमरे में जाइए और आप सब भी अपने अपने कमरे में जाइए। इस बारे में हम कल बात करेंगे। शाकिर की बात सुनकर सभी लोग कमरे में चले जाते हैं। वहीं नाजिम भी अपनी हिंदू पत्नी को लेकर कमरे में आ जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके मम्मी पापा मुझे अपनाएंगे नहीं, कहीं वो हमारा तलाक तो नहीं करवा देंगे? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे अम्मी और अब्बू जान ऐसा क्यों करेंगे? फिक्र मत करिए, वो हमसे थोड़ा नाराज हैं, लेकिन देखना उनकी नाराजगी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अगले दिन पारुल अपने हिंदू तरीके से ही तैयार होती है और बाहर आकर घर के कामकाज करने लगती है। तभी पारुल के मुस्लिम नंद मरियम अपने कमरे से निकलती है और अपनी हिंदू भाभी को काम करते हुए देख, आप हमारे घर के काम करिए, छोड़िए, आप कमरे में जाइए, हम खुद अपने घर के काम कर लेंगे। मरियम पारुल के हाथ से कपड़ा लेकर खुद ही साफ सफाई करने में लग जाती है। पारुल उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते ही पारुल जैसे ही रसोई में खाना बनाने के लिए जाने लगती है। पारुल, तुम किचन में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हमारे में शादी के बाद पहली रसोई की रस्म की जाती है, मैं उसी की तैयारी करने जा रही थी। पहली रसोई की रस्म तो हमारे में भी की जाती है, लेकिन तुम्हें पहली रसोई रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं मरियम के हाथों बनवाकर भिजवा देती हूँ। अपने ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देख पारुल को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही रात हो जाती है। और आज पहले रमजान की सहरी होती है। घड़ी में तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होते हैं। तभी अचानक पारुल की आंख खुल जाती है। अरे, बाहर हॉल में शोर कैसा आ रहा है? नाजिम। पारुल जैसी करवट लेती है तो देखती है कि नाजिम बिस्तर पर नहीं है। ये नाजिम कहाँ चले गए? पारुल जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर हॉल में देखती है तो उसके ससुराल वाले कालीन पर बैठे हुए हैं और वो सब सहरी कर रहे हैं। अरे, ये लोग इतनी सुबह सुबह खाना क्यों खा रहे हैं? अरे हाँ, आज से तो इनके रमजान भी शुरू है ना, लेकिन 4 बजे कौन खाता है? एक काम करती हूँ, अल्फी को कॉल कर लेती हूँ। पारुल अपनी मुस्लिम सहेली अल्फी को कॉल करके रमजान के बारे में उससे कई सारी चीजें पूछती है और उससे उसकी सहरी और इफ्तारी के बारे में पता चलता है। अगले दिन जहां सभी लोग रोजा रखकर अपने अपने कमरे में खुदा की इबादत कर रहे थे, तो वहीं पारुल घर के सारे काम कर देती है और अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और साथ ही एक इफ्तारी का वक्त भी हो चला था। थैंक यू अल्फी, तुमने मुझे एक इफ्तारी के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। अब मैं ये सब बना लूंगी और कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। थैंक यू सो मच। मैं घर में सबके लिए इस इफ्तारी का खाना भी बना दूंगी और इसी बहाने मेरी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी और सबके दिल में जो मेरे लिए मनमुटाव है वो भी खत्म हो जाएगा। पारुल रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म के तौर पर सबके लिए इफ्तारी के लजीज पकवान बनाती है, जिससे वो कचरी, पकौड़ी, फ्रूट सलाद, कस्टर्ड, शरबत जैसी और भी कई तरह की चीजें बनाती है और हॉल में अच्छे कालीन पर दस्तरखान बिछाकर उस पर सब कुछ जोड़ देती है। वहीं अब जैसे ही सब इफ्तारी में बाहर जाने के लिए अपने कमरों से बाहर निकलते हैं तो हॉल में इफ्तारी के पकवानों को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब किसने मंगवाया? माँ जी, ये सब किसी ने मंगवाया नहीं है, बल्कि मैंने खुद बनाया है अपनी पहली रसोई की रस्म के तौर पर। मैंने आप सबके लिए इफ्तारी बनाई है। भाभी जान, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमने तो ये नहीं बोला था। अरे अब तुम लोग बात ही करते रहोगे, आप बैठोगे भी?
एक इफ्तारी का समय हो गया है, हमारी बहू ने पहली बार कुछ बनाया है। शाकिर के कहने पर सभी लोग दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और इफ्तारी करने लगते हैं। सभी को अपने हिंदू बहू की बनाई हुई पहली रसोई की तैयारी काफी पसंद आती है और शाकिर उसे शगुन भी देता है, जिसे लेकर पारुल काफी ज्यादा खुश थी। और अब अगले दिन दूसरे रोजे पर 2 बजे उठती है और सबके लिए सहरी की भी तैयारी करती है। पारुल, कल तुमने हमारे लिए इफ्तारी बनाई और अब सहरी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सबके लिए लाइट ही खाना बनाया और साथ में ये जूस भी। सुना है सहरी में हल्का ही खाना चाहिए, इससे पेट में भारीपन भी नहीं रहता और तबीयत भी ठीक रहती है। अगले दिन की इफ्तारी में पारुल बाहर से चिकन मंगवाती है। पारुल ने आज से पहले नॉनवेज कभी नहीं बनाया था, जिसके चलते चिकन मैरिनेट करते हुए इसमें दही डालते हैं या दूध? लगता है दूध डालते हैं। पारुल चिकन में दूध डालने वाली होती है कि तभी उसकी सास रसोई में आती है। चिकन मैरिनेट करते हुए उसके अंदर दूध नहीं बल्कि दही डालते हैं। लाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अपनी सास का इतना अच्छा बर्ताव देख पारुल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पहले पारुल के मुस्लिम ससुराल में उसके ससुर और पति को छोड़कर बाकी लोग पारुल को पसंद नहीं करते थे, वहीं अब सब लोगों का बर्ताव पारुल के लिए बदल रहा था। और आज की सहरी में सब लोग पारुल को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि पारुल ने मुसलमान लिबास के तौर पर बुर्का पहन रखा था। पारुल बहू, तुम तो इस मुस्लिम लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया अम्मी जान, आज आप सब लोगों के साथ सहरी करूंगी और रोजा रखूंगी। भाभी जान, आप तो हमारी तरह उर्दू भी बोलने लग गयी। बहू, उर्दू बोलना और ये मुस्लिम लिबास पहनना सब ठीक है, लेकिन हम तुम्हें रोजा रखने के लिए नहीं कह रहे हैं। तुम अपनी मर्जी से ही रोजा रखोगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। हम जानते हैं और हम रोजा भी अपनी मर्जी से ही रखना चाह रहे हैं। आप लोगों को रोज रोजा रखते हुए देख हमारा भी मन रखने को कर रहा है। देखा अम्मी जान, अबू जान, हम तो पहले ही कह रहे थे पारुल बहुत अच्छी है। पारुल फिक्र मत करिए, जिस तरह आप हमारे साथ हमारे रमजान के रोजे रखेंगे, ठीक उसी तरह हम भी आपके साथ आपका व्रत रखेंगे। यही तो प्यार है हम लोगों में, जो अलग मजहब और धर्म होने के बाद जो भी एक दूसरे के रोजे और व्रत को इतनी इज्जत करते हैं। नाज़िम की कही हुई बात पर सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसे देख पारुल काफी खुश होती है और एक हिंदू बहू अपनी मुस्लिम ससुराल में रहकर उनके साथ हंसी खुशी रोजा रखती है। और जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है तो मुस्लिम ससुराल वाले भी हिंदू बहू के त्योहार में खुशी से शामिल होते हैं।